हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चार्टर्ड एस्पिरेंट। तो बेसिकली हमने चैप्टर्स निपटा दिए थे। हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 2, ये 3 चैप्टर हमारे बाकी है। तो ये तीनों चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं। इट्स टू बी वेरी लेट ऑन माय साइड, जेन्युइनली वो मैं समझता हूँ, मेरा कुछ पर्सनल इशू की वजह से मैं नहीं डाल सका वीडियो। बट डोंट वरी, अभी मैं सभी वीडियो आपके कंप्लीट करा देता हूँ, डोंट इशू, ठीक है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का नाम है हमारा स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल लगाना, ठीक है। तो इसको एक एक देखते हैं हम लोग क्या क्या है। बेसिकली ये पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें इंटर रिलेशनशिप विद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रेटेजी, उसके बाद में स्ट्रेटेजिक चेंज पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पढ़ना है, स्ट्रेटेजिक ऑडिट पढ़ना है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पढ़ना है और बेंचमार्किंग पढ़ना है। अब देखो, कुछ नाम हार्ड है, कुछ नाम इजी है, कुछ नाम समझ रहे थोड़ी बहुत, ठीक है। डोंट वरी, एक एक चीज़ आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले तो इंट्रोडक्शन ही गिवन है, उसके बाद में गिवन है आपका स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई हम लोग कभी भी स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने से पहले स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं। हम लोग स्ट्रेटेजी को पहले बनाते हैं, उसको फिर डे टू डे मतलब उसको फिर यूज टू में लाते हैं, यूज में लाते हैं, बोलते हैं उसको स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो strategy implementation concern the managerial exercise of putting freshly chosen strategy into action। उसको एक्शन में लाने को हम लोग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। इट डील्स विद द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ सुपरवाइजिंग द ऑनगोइंग pursuit of strategy, making it work, improving the competence with which it is executed and showing measurable progress in achieving the target result। ठीक है, वही आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे क्या क्या रहता है वही चीज गिवन है। ये याद नहीं भी करोगे तो ठीक है, एग्जामिनेशन में मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का मीनिंग याद आने को होना। रिलेशनशिप विद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन देख रहे थे हम लोग, देखो, ठीक है, उसका रिलेशनशिप क्या हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के साथ। तो आप ये देखिए, बॉक्स देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखेंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एक फ्लॉड लिखा, एक साउंड, फ्लॉड मतलब ठीक ठाक। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन वीक और एक्सेलेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजी अगर हमारी, अब सबसे पहले एक ही हम समझते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन साउंड है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। मतलब स्क्वायर कौन सा हो गया, ए, स्क्वायर ए की बात कर रहा हूँ मैं। स्क्वायर ए में कैसे है, जहाँ पे कंपनी जो है वहाँ पे फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है लेकिन आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक ठाक है, मतलब इतना अच्छा नहीं, वीक है। तो वो किस किस फैक्टर की वजह से हो सकता है, वहाँ पे ये गया लैक ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टार्टअप्स की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेज, मिसिंग लीडरशिप एंड सो ऑन। इन सच ए सिचुएशन द कंपनी विल एम टू मूविंग फ्रॉम स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी। बी में क्या हो रहा है, बी में फॉर्मुलेशन भी साउंड है और इम्प्लीमेंटेशन भी आपका एक्सेलेंट है। तो हर कोई क्या चाहेगा कि हमारा एम तो ये इसमें जाना चाहे, है ना। वही वहाँ पे गिवन है। तो will aim to square it given they realize their implementation difficulty। Square B is the ideal situation where a company has succeeded in designing a sound and competitive strategy and has been successfully implemented। स्टेयर बी में ये दिया है कि स्ट्रेटेजी हमने फॉर्मुलेट भी अच्छी कर दी और इम्प्लीमेंट भी अच्छी कर दी, तो हम बहुत अच्छी जगह हैं। बाद में हम देख रहे हैं कि सी वाला क्या बोल रहा है, स्क्वायर डी देखते हैं उसके बाद, ठीक है। स्क्वायर डी इज द सिचुएशन, देखो स्क्वायर डी देखो आप। स्क्वायर डी ऐसा है कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन आपकी फ्लॉड है, मतलब फॉर्मुलेट आपने स्ट्रेटेजी अच्छी फॉर्म नहीं किया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपने जबरदस्त किया। आपके जो अंडर में काम करने वाले होंगे वो जबरदस्त है, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन एकदम जबरदस्त कर रहे हैं लेकिन फॉर्मुलेशन नहीं कर रहे इतना ठीक अपन स्ट्रेटेजी बनाने में। तो स्क्वायर डी द सिचुएशन में strategy formulation is flawed but the company is showing excellent implementation skill। when a company finds itself in square D, the first thing they have to do is redesign their strategy before readjusting their implementation execution skill। उन्हें अपने स्ट्रेटेजी अगर चेंज कर देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन मतलब अभी अच्छा है, आगे जाके होगा नहीं होगा, इसलिए फिर आगे जाके अपनी इम्प्लीमेंटेशन को उस तरह से रीडिज़ाइन कर देना पड़ेगा, रीएडजस्ट कर देना पड़ेगा। स्क्वायर सी बोली तो भैया आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन भी खराब है, इम्प्लीमेंटेशन भी खराब है, ठीक है ना। वही वो दीवाना स्क्वायर सी डिनोट्स फॉर कंपनीज दैट हैवंट सक्सीड इन कमिंग अप विथ अ साउंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इन एडिशन आर बैड एट इम्प्लीमेंटेशन। देयर फ्लॉड स्ट्रेटेजिक मॉडल, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी बॉड है और फॉर्मुलेशन भी बैड है, ठीक है, दोनों भी खराब है भैया। देयर पाथ टू सक्सेस आल्सो गोज थ्रू बिजनेस मॉडल रीडिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन रीएडजस्टमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमको सीधा आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले क्या गिवन है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट। वही वहाँ पे नीचे गिवन है, आपको सब मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर देता पूरा, क्योंकि आप वापस नीचे ऊपर होगा, इससे अच्छा ये
आप ध्यान में कंसेप्चुअली समझ लो, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन गिवन है और ऑपरेशनल मैनेजमेंट गिवन है। जब आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव, और ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी आपका इफिशियंट होता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव और इफिशियंट, तो थ्राइव करता है, मतलब आप रहे तो बढ़िया, ठीक है। बाद में आपका आता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है, लेकिन ऑपरेशनल मैनेजमेंट आपका इफिशियंट है, इफिशियंट, ठीक है। वो एक चीज याद रखना, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में इफेक्टिव इनइफेक्टिव, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इफिशियंट इनइफिशियंट, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन भी हमारा इतना अच्छा नहीं है, तो फॉर्मुलेशन अच्छा नहीं है तो आप धीरे धीरे मरोगे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन तो अच्छा है ना। उसके बाद में आपका स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन अच्छा है, लेकिन काम करने वाले बंदे अच्छे नहीं है, इंप्लीमेंटेशन मतलब ऑपरेशनल मैनेजमेंट, वो इंप्लीमेंटेशन ही पकड़ लो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो आप सर्वाइव कर लोगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आपके ऊपर के बंदों ने काम अच्छा बनाया, इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, 2 की जगह 4 बंदे लगेंगे, काम हो रहा है, यू सर्वाइव कर लोगे। लेकिन आपका फॉर्मुलेशन भी खराब है तो इंप्लीमेंटेशन भी खराब है, तो आपको जल्दी से आप डाई क्विकली हो जाएगा। ये आपको याद रखने, ये वाला भी और उसके ऊपर वाला मैंने जो बॉक्स बताया ये भी। एग्जाम में आपको एमसीक्यू का काम ही आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। ये मैंने समझा भी दिया आपको, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन का डिफरेंस, ये आपका मई 19 के एग्जाम में आके गया है, और अक्टूबर 21 की जो आपकी एमटीपीज आई थी उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो आपको ये डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग ये क्या है। तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का डिफरेंस ही पूछ रहा है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव होती है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इफिशियंसी देखता है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इफेक्टिव, ये इफिशियंसी देखता है। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो होता है वो प्राइमरी और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन प्राइमरी एंड ऑपरेशनल होता है, ऑपरेशनल होता है, ये इंटेलेक्चुअल होता है। थर्ड हमारा आता है, यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल इनिशिएटिव और एनालिटिक स्किल्स होना। इंप्लीमेंटेशन में आपको क्या होना, इंप्लीमेंटेशन आपको मोटिवेशन और लीडरशिप स्किल होना, ताकि आप अपने जो भी बंदे रहेंगे उनको मोटिवेट कर सको। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव एट टॉप लेवल, टॉप लेवल के कोऑर्डिनेशन में, टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, और इंप्लीमेंटेशन है आपका स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन अमंग द एग्जीक्यूटिव ऑफ मिडिल लेवल। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से याद रखते हो वो आपका रहा, ठीक है ना। मैं आपको एक ट्रिक बता भी देता हूँ, चलो। ए छोड़ दो आप, ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ई बोलो तो इफेक्टिवनेस आ गया, आई से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया, फॉर्मुलेशन की बात करो, ई से इफेक्टिव आ गया, आई से इंटेलेक्चुअल आ गया, आई ई ए ई आई ओ, ओ से हमारा आ गया कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन रिक्वायर है ना कंसेप्चुअल, तो ओ, उस कंसेप्चुअल का ओ पकड़ लेना, और यू से आप पकड़ लेना एग्जीक्यूटिव, व्यू तो एग्जीक्यूटिव। तो ये मैंने ट्रिक बताया, हालांकि आपको अगर नहीं पसंद आती है, ऑब्वियसली नहीं आएंगी, तो आप लोग दूसरी भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है आपके हिसाब से, पर याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। मोस्टली एसएम में क्वेश्चन आईसीए क्या करता है, क्वेश्चन चेंज करता है, आंसर वही रहता है आपका। क्वेश्चन चेंज इन द सेंस क्या, वो केस स्टडी, पहले केस स्टडी अलग तरीके से पूछी थी, अब केस स्टडी वो अलग तरीके से पूछेगा। पहले उसने अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछा था, अब वो अलग तरीके से पूछेगा, क्वेश्चंस के लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉरवर्ड लिंकेज बैंकेज, ये एमसीक्यू में आएगा, याद रखना। फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या आता है कि स्ट्रेटेजी आप फॉर्मुलेट पहले करते हो और इम्प्लीमेंट क्या करते हो बाद में करते हो, ठीक है। पहले स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करते हो, बाद में इम्प्लीमेंट करते हो। बैकवर्ड लिंकेज में क्या होता है कि स्ट्रेटेजी आप पहले इंप्लीमेंट, मतलब स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करते हो, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट मतलब फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट करते हो, बट इंप्लीमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं यार, हमको फॉर्मुलेशन में हमने यही चीज़ को हमको सुधारना चाहिए, जो आपको आपके एक्सपीरियंस से आता है कि नहीं भाई यही चीज़ को हमने करना चाहिए, तो आप वो चीज़ को सुधारते हो, उसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज। मतलब ऐसा नहीं होता है बैकवर्ड लिंकेज में कि इंप्लीमेंटेशन पहले होता है बाद में फॉर्मुलेशन होता है, पहले फॉर्मुलेशन ही होता है बाद में, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में कुछ चीज़ें रहने की वजह से हम फॉर्मुलेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हाँ, वैसे एग्जाम में गलत मत लिख के आना कि इंप्लीमेंटेशन पहले करते हैं बाद में फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड लिंकेज बैकवर्ड लिंकेज ये मैंने बता दिया। अब आपको नेक्स्ट गिवन है इशू इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, हम जो पढ़ रहे थे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में भी हमारे इशू क्या क्या आते हैं, ये नहीं आया एग्जाम में, ठीक है ना, अभी तक तो नहीं आया, आपके अटेम्प्ट में आ जाए, यू आर लकी बंदे। लकी कि अनलकी वो आप पे डिपेंड करता है, पढ़े तो लकी, नहीं तो नहीं अनलकी। देखते हैं हम लोग, द स्ट्रेटेजी प्लान डिवाइस by organization propose the manner in which the strategy could be put into action. Strategies by themselves do not lead to action. वो स्ट्रेटेजिस्ट को, स्ट्रेटेजिस्ट जो बनाते हैं वो ऐसा सोच के करते हैं कि वर्कर ने उस हिसाब से काम करना चाहिए, और वो खुद थोड़ी काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, वर्कर ने नहीं किया तो वो चीज़ है। स्ट्रेटेजी शुड लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स
A program is a broad term which include goals, policy, procedure, rules and steps taken in putting a plan into action. Program are usually supported by fund allocated for plan implementation. तो फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं आपको, वही चीज़ वो मतलब इनडायरेक्टली बता रहा है कि आप पहले ये सब प्रोसेस लगता है आपको, गोल्स पॉलिसी ये सब डिसाइड करने में, इसलिए फंड लगते हैं. Program lead to formulation of project. Project is highly specific program for which the time, schedule and cost predetermined. It require allocation of fund based on the capital budget में. ये है, इतना important question नहीं है ये. Given below is the sequence manner the issue in strategy implementation which are to be considered. इशू कौन से आ सकता है, अब यहाँ पे इन्होंने इशू दिया है मेनली स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, प्रोसीजर इंप्लीमेंटेशन आ सकता है, रिसोर्स अलोकेशन में आपका इशू आ सकता है, स्ट्रक्चरल इंप्लीमेंटेशन आ सकता है, फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन आ सकता है और बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन आ सकता है. इतने आपके इश्यूज आ सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रैटेजिक चेंज. वो आपका देखो, बाकी मैं अब आप बोलोगे कि भैया आपने पूरा नहीं पढ़ा है, तो बात क्या रहती, आप वर्ड टू वर्ड एसएम के पेपर में याद नहीं सकता, आपको एस भी करना है एसएम भी करना है, वर्ड टू वर्ड आप लर्न करके नहीं जा सकते. आपको जो मेन मेन कंसेप्ट मेरे को समझाना है वो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ. आप एक बार रीडिंग मारोगे इसकी तो भी ठीक है, ये उसकी रीडिंग एक बार मार दे तो भी आपको समझ जाएगा. रीडिंग नहीं भी मारी तो भी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ जाना है, क्योंकि आप पूरा वर्ड टू वर्ड पेपर में नहीं रट के जा सकते. आपको कंसेप्ट क्लियर होना, आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक होना, अदरवाइज आपको कीवर्ड्स पता होना. आपको क्या है कि सजेस्टेड आंसर में जो कीवर्ड्स होंगे और आपके कीवर्ड्स, दोनों कीवर्ड्स अगर मैच करते तो आपका आ जाता है. अब हम लोग देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक चेंज. स्ट्रेटेजिक चेंज मतलब क्या, कि आप पूरी तरह से आपके जो ओरिजिनल आप काम कर रहे थे वो चेंज कर रहे हो. अब स्ट्रेटेजिक चेंज बोल दो, बड़ा चेंज, रेडिकल चेंज. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में नवंबर 18 के पेपर में गया एग्जाम आके, स्टेप्स इनिशिएटिंग स्ट्रेटेजिक चेंज. अब स्ट्रेटेजिक चेंज हमको लाना है कि हमारे पूरी तरह से चेंज करना है हमको. सबसे पहले रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज. अब हमको ज़रूरत क्या है चेंज करने की, ये रिकॉग्नाइज करना है. सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट देखेंगे क्या क्या है कैसा है. क्रिएट अ शेयर विजन टू मैनेज द चेंज. हम शेयर विजन बनाएंगे कि हम किस तरह से उस चेंज को मैनेज करेंगे. और नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनलाइज द चेंज, मतलब हम वो चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे. लेकिन एग्जाम में आए तो इम्प्लीमेंटेशन मत लिख देना, ये आपको 3 कीवर्ड्स तो एज इट इज लिखना, अंदर का मटेरियल मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में. नेक्स्ट हमारा आता है कर्ट लुईन मॉडल्स ऑफ चेंज. कर्ट लुईन मॉडल्स ऑफ चेंज में आपको सबसे पहले करना पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बता, कर्ट लुईन मॉडल एग्जाम में काफ़ी कम आया है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक बार शायद एमटीपी में आया हुआ है ये, और एक बार एग्जाम में आया हुआ है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो कर्ट लुईन मॉडल ऑफ चेंज देख रहे हैं. सबसे पहला आता है हमारा अनफ्रीजिंग द सिचुएशन. जो भी तरह से आप काम कर रहे हो उसमें आपको सिचुएशन को धीरे धीरे कम करना है, और आपके जो भी इम्प्लीमेंटेशन करते हो धीरे धीरे लाना है. सिंपली मेक्स द इंडिविजुअल अवेयर टू नेसेसरी टू चेंज एंड प्रिपेयर देम फॉर सच चेंज. उनको प्रिपेयर करते हो हम वो चेंज के लिए. ठीक है, धीरे धीरे अनफ्रीज करते हो सिचुएशन को. अब आपको मैं है ना कैसे बताओ, ये देखो, सबसे पहले आप अनफ्रीज करते हो, उसके बाद में चेंज करते हो, उसके बाद में रीफ्रीज करते हो. आप फ्रिज का एग्जांपल लो. फ्रिज में आप सबसे पहले, फ्रिज में बर्फ रखना है अपने को, बर्फ रखने के लिए पहले अनफ्रीज किया, फिर चेंज टू न्यू सिचुएशन हो जाता है वो फ्रिज में, फिर रीफ्रीज हो जाता है. तो वो वैसे उस तरह से याद रखो. ठीक है, बाद में चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, आपको न्यू सिचुएशन से चेंज करना है और उसके बाद में रीफ्रीज करना है. रीफ्रीज बोले तो आपने जो स्ट्रेटेजी न्यू अडॉप्ट की अभी चेंजिंग न्यू सिचुएशन की तरह, उसको कंप्लीटली ले आना है अपनी इंप्लीमेंटेशन में. कंप्लीटली ले आना अपने इंप्लीमेंटेशन, बताता हूँ एक, ठीक है. तो अनफ्रीजिंग द सिचुएशन तो समझ गया कि आपको जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उससे आपके जो भी एग्जिस्टिंग लोग काम कर रहे हैं उनको निकालना है वो चीज़ से, ताकि वो नेक्स्ट जगह जा सकते हैं. अब क्या होता है ना, अब जैसे कंपनीज में ऊपर वाले सोचते हैं, ऊपर वाले जो बंदे से रहते हैं, मतलब सीईओ एमडी जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट वैसा होता नहीं. क्योंकि वर्कर क्या सोचता है, ये अब ये बोल रहे हैं कि नहीं यार ये मशीन को इस तरह से यूज करो, लेकिन इस तरह से अगर हमने मशीन को यूज़ किया तो फिर वर्कर्स का काम कम हो जाएगा, मतलब वर्कर्स कम लगेंगे. वर्कर्स काम लगने लगे तो ये लोग वर्कर्स को काम पर से निकाल देंगे, इसलिए वो नहीं करते. तो वो धीरे धीरे करना पड़ता. तो वही है अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन और रिफ्रीजिंग द सिचुएशन. बाद में चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन है. चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन मतलब हम न्यू सिचुएशन के टुवर्ड जाते हैं, हम न्यू जो प्रोसेस हम सोच रहे हैं या न्यू जो हम चीज़ करने के सोच रहे हैं वो करते हैं हम लोग. तो चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन में क्या आता है हमारा, CII, कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनलाइजेशन. कंप्लायंस आइडेंटिफिकेशन इंटरनलाइजेशन. अब देखते हैं HC कैलमन ने दिया है. अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है HC कैलमन ने कौन सी चीज प्रपोज की है फॉर चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन. ये
पर्सनली क्वेश्चन आ सकता है कि अभी आएगा क्या, आरटीपी में आया हुआ है नवंबर 19 के, देख लेना, ठीक है। तो एचसी कैलमैन हैज प्रोड्यूस 3 मेथड्स फॉर री असाइनिंग न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। तो कंप्लायंस मतलब क्या होता है, करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको है ना उसके लिए पनिशमेंट मिलेंगी, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो और एक्चुअल रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। तो कंप्लायंस मतलब करना ही पड़ेगा आपको, वही गिवन है वहाँ पे, स्ट्रिक्टली इन्फोर्सिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्ट्रिक्टली करना ही पड़ेगा आपको। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, वापस से बोल रहा हूँ, चेंजिंग इन न्यू सिचुएशन के हम 3 चीज देख रहे हैं, एचसी कैलेमन ने दिए हुए, ठीक है। सी आया, कंप्लायंस देख लिया हमने, आइडेंटिफिकेशन करना ही पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हम एक आधा भाई रोल मॉडल दिखाएंगे कि अब देखो इन कंपनीज वालों ने ये चीज़ अडॉप्ट की थी तो ये कंपनी आज इतनी बड़ी बन गई, हमने नहीं की इसलिए हम वही हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में आ जाता। थर्ड हमारा आता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन मतलब क्या, कि आप है ना, देखो इंटरनलाइजेशन इन्वॉल्व सम इंटरनल चेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट, मतलब आप धीरे धीरे अपने हिसाब से चेंज करो, जैसे 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 चेंजिंग आता जाता है वैसे वैसे करो। इंटरनलाइजेशन ऑफ सम इंटरनल चेंजिंग ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू आउट द प्रोसेस इन ऑर्डर टू एडजस्ट द सम चेंजेस इंट्रोडक्ट, दे हैव गिवन फ्रीडम टू लर्न, मतलब आप अपने हिसाब से लर्न करो और एडॉप्ट करो न्यू बिहेवियर को। कंप्लायंस मतलब करना ही पड़ेगा, आइडेंटिफाई रोल मॉडल दिखा दिया अपन ने। इंटरनलाइजेशन आप अपने हिसाब से लर्न करो और अडेप्ट करो चीज़ों को। नेक्स्ट हमने देखा था रीफ्रीजिंग द सिचुएशन। रीफ्रीजिंग द सिचुएशन में हमारा आता है कि है ना वो चीज़ को आप वापस से पूरी तरह से आपने जो पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसको हटा दिया और न्यूली आप जिस तरह से काम करना चाहते हो न्यूली उस तरह से आप काम कर रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजी जो हम रहते हैं उसमें कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल आपने बेसिकली ऑडिट में पढ़े ही होंगे। अब मैं कंट्रोल तो नहीं बताऊंगा एटलीस्ट, मतलब इतने बेसिक से कंट्रोल मतलब आप रिस्क रहता है उसके कंट्रोल लगाते हुए। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल हैज बीन फॉलोइंग एलिमेंट, objectives of the business systems which could be organized into a measurable and controllable standard। जो मतलब ऑब्जेक्टिव रहते हैं बिजनेस सिस्टम्स के, वो उसको ऑपरेशनलाइज में मेजर में करना। मैकेनिक्स एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, वो उनको सिस्टम को है ना बराबर से परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना। एक्चुअल रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड रिजल्ट के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कुछ डेविएशन आ रहे हैं तो उससे लर्न करो और बाद में उसको स्टैंडर्डाइज करो। अ मैकेनिज्म फॉर फीडबैक, बैक corrective and adaptive information and instruction to system for effective and designing change and set, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है कंट्रोल्स में, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में, नीचे वाले आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला आपका ऑपरेशनल कंट्रोल, कौन सा है, ऑपरेशनल। 3 कंट्रोल में बता दे रहा हूं आपको, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब आप इसको याद करना अगर चाहते हो तो ऑसम करके याद कर सकते हो, ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लेकिन क्या होता है ना कि स्ट्रेटेजिक में फिर आगे जाके पार्ट्स आ रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक में पार्ट्स आ रहे हैं वो वैसे याद रख लो, या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक ऐसे याद रख लो। मैं बोलता हूँ ऑपरेशन वाले ऐसे याद रखो, ठीक है, वो कंफर्टेबल रहेगा आपको भी और याद हो जाएगा एग्जाम तक में, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, द थ्रस्ट ऑफ ऑपरेशनल कंट्रोल इज ऑन इंडिविजुअल टास्क और ट्रांजेक्शन एज अगेंस्ट द टोटल और मोर एग्रीगेट मैनेजमेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब वो ऑपरेशनल्स के रिलेटेड में जो भी आपका होता है प्रोसेस में, वो आप एग्जाम्पल भी वो आपको गिवन है, वो भी आप देख लोगे तो हो जाता है। ये एग्जाम में नहीं आया आज तक में, आ सकता है पर आया नहीं है, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल में ऐसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता क्या। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब कि व्हेन कंपेयर टू ऑपरेशनल कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल इज मोर इंक्लूसिव एंड मोर एग्रीगेटिव इन सम embracing द इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ कंप्लीट डिपार्टमेंट, डिवीजन और इवन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। वो मैनेजमेंट पे जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो मैनेजमेंट कंट्रोल बता रहा है, ठीक है। थर्ड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। भैया ये आया है क्या कभी एग्जाम में, अब आप सुनो, आरटीपी मे 20, आरटीपी मे 21 एग्जाम नवंबर 20, और इसके अंदर का जो एक कंटेंट है वो आया है आरटीपी नवंबर 21, आरटीपी मे 18, एमटीपी मार्च 19, आरटीपी नवंबर 19 और एमटीपी अक्टूबर 18। इतने अटेम्प्ट में आ गया, इतने अटेम्प्ट में, इतने अटेम्प्ट, मतलब आप सोच लो अटेम्प्ट, मतलब आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन भरा पड़ा इससे, यही 2-3 क्वेश्चन है भरे पड़े इससे, वही 4 एग्जाम में।
तो यही चीज़ आप, अगर ये चीज़ आपको एग्जाम में आती है और आप याद करके नहीं जाते हो, वर्ड टू वर्ड इसके पॉइंट्स, एग्जैक्ट पॉइंट्स लिखते हो, अंदर का थोड़ा बहुत उसके कीवर्ड्स नहीं लिखते हो, तो आपको मार्क्स कैसे देगा आईसीएआर? और फिर बोलते हो यार आईएएस में भी आप मार्क्स नहीं देते, आईसीएआर मार्क्स नहीं देता, आईसीएआर चेक करता है, क्यों? रैंकर्स नहीं निकल रहे? नहीं, रैंकर्स बंद हो गए क्या? बस फिर आप क्यों नहीं निकल सकते भैया? कोचिंग नहीं ले, कोचिंग नहीं ली तो क्या हो गया? रैंकर्स ने जहाँ से कोचिंग ली वहाँ उनके पास तो हजारों बंदों ने लिए होंगे कोचिंग, उनके पास भी फेल हो रहा है। पास फेल कभी कोचिंग क्लासेस डिसाइड नहीं करते, आप लोग डिसाइड करते हो, ये चीज़ याद रखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब कि हम जो स्ट्रैटेजी रहती है हमारी, फोकस ऑन द ड्यूअल क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन, ये दो चीज रहते हैं। द स्ट्रैटेजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड प्लान, द रिजल्ट प्रोसेस स्ट्रैटेजी आर दोस इंटररिलेटेड। स्ट्रैटेजी हमने जैसे जिसके लिए बनाई थी वो हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, वही स्ट्रैटेजिक कंट्रोल है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रीमा टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो बोला था ना एग्जाम में आता है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बताओ, पहले 3-4 लाइन की स्टोरी देगा, बाद में लास्ट में बताएगा राइट द टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ऐसा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आता है हमारा प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, द स्ट्रैटेजी इज फॉर्म ऑन द सर्टन बेस, सर्टन अजम्पशन और प्रीमाइसेस अबाउट द कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दिस premise may not remain valid. Premise control is a tool for systematic and continuous monitoring and environment to verify and validate the accuracy of the premises. हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसी होंगी और हम आगे जाके ऐसे ऐसे करेंगे, स्ट्रेटेजी तो हम पहले बनाते हैं भैया, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग जैसे सोचते हैं वैसा कभी कभार नहीं होता, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, मोस्टली आज भी जाते हैं। तो चेंजेस अगर आ सकते, चेंजेस आ जाते हैं, उन चेंजेस को कैसे इंप्लीमेंट में लाना, उसके लिए जो कंट्रोल लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, अब प्रीमाइस इट प्राइमरी इन्वॉल्व मॉनिटरिंग ऑफ टू टाइप्स ऑफ फैक्टर। प्रीमाइस कंट्रोल में दो तरह के हमारे फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर एज इकोनॉमिक, और सेकंड आता है इंडस्ट्रियल फैक्टर एज द कॉम्पिटिटर सप्लायर सब्सटीट्यूट। ऐसा दोनों फैक्टर की वजह से हमको ये आते हैं, हमारे जो भी चीज़ें डिफरेंस आते हैं हमने सोचा था उसमें और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस में, वही प्रीमाइस कंट्रोल है। सेकेंड है हमारा स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस कंट्रोल क्या पता है क्या? द स्ट्रेटेजिक सर्विलियंस कंट्रोल इज अनफोकस, इट इन्वॉल्व जनरल मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अनकवर एंटिसिपेट इंफॉर्मेशन हैविंग बीयरिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये अनकवर एंटिसिपेट इन्फॉर्मेशन। आप स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस कंट्रोल आपको इंडिविजुअली नहीं पूछ सकते, इंडिविजुअली नहीं पूछ सकते क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछेगा फिर वो। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीमाइस कंट्रोल, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट हम लेकर स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अनएक्सपेक्ट एट द टाइम ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, जब कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है उस टाइम पे आप जो स्ट्रैटेजी को रिकंसिडर करते हो वो आता है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में। और फोर्थ आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। फोर्थ क्या आता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जो जो आपके आता है डिफरेंस, उसमें क्या क्या कंट्रोल लगा दो इम्प्लीमेंटेशन। अब ये चीज़ को याद कैसे करना, सबसे पहले पॉइंट्स याद करा देता हूँ मैं आपको, क्या क्या बताता है, एक पॉइंट्स याद कर देता हूँ। सबसे पहले प्रीमाइस कंट्रोल देखा, उसके बाद में स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, स्पेशल अलर्ट, बाद में इम्प्लीमेंटेशन। तो PSQRI, PSI क्या बोला, PSI और एस के ऊपर स्क्वायर दे देना। पी बोले तो प्रीमाइस, स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस, स्पेशल अलर्ट, आई का इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल क्या होता है बता दिया मैंने आपको। और 2 बेसिक फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट, मतलब स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट हेल्प टू मैनेज डिटरमाइन वेदर द ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेस एज डिजायर्ड। मतलब हमने जैसे सोचा था वैसा हो रहा है नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो उसको रीएडजस्ट करो। और माइलस्टोन रिव्यू किया, अब जैसे आप सी आपको है ना इंटरमीडिएट पास करना है, माइलस्टोन बना दो धीरे धीरे, मेरे को आज 4 चैप्टर निपटा है, मेरे को आज मतलब 1 चैप्टर निपटा है, 2 चैप्टर निपटा है, ऐसे धीरे धीरे आप माइलस्टोन बना दो। माइलस्टोन का रिव्यू करता है ये आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। वही वहाँ पे आपको नीचे D1 है। अब आता है हमारा स्ट्रेटेजी ऑडिट। तो यार स्ट्रेटेजी का ऑडिट होता है? हाँ होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। क्यों होता है वो नीचे क्वेश्चन है, आपको पता चलेगा कैसे होता है, वो भी बताएंगे, सब आराम से बताएंगे। तो स्ट्रेटेजी ऑडिट, स्ट्रेटेजी का ऑडिट करना भी जरूरी है। हाँ सी का स्कोप बढ़ गया है भैया, स्ट्रेटेजी अब बनाते हो आप, अगर वो स्ट्रेटेजी को बराबर से अगर आ ही नहीं रही तो मतलब क्या है। ठीक है, द कोर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी लाइज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ वेल द करंट स्ट्रेटेजी इज वर्किंग। अगर स्ट्रेटेजी ऑडिट क्यों, मतलब स्ट्रेटेजी ऑडिट क्यों नहीं करवाते, क्यों कर रहा है, वो आगे आंसर है। वो क्या क्या चीज़ें देखता है, हाउ वेल द करंट स्ट्रेटेजी ऑडिट वर्किंग, हाउ वेल विल करंट स्ट्रेटेजी बी वर्किंग इन फ्यूचर, हाउ कैन this be evaluate in present and future, how urgent is there is need to change in strategy, need the change the strategy audit।
अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीड फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है, हाँ मैं बोल रहा हूँ आपको, दो तीन अटेम्प्ट में आ गया है क्वेश्चन, नीड फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट। तो ये आता है आपका क्यों, कब जरूरत है, सबसे पहले परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिफ्लेक्ट द स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड आउटपुट। आपका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो बताता है कि स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब आपका परफॉर्मेंस ये बताता है कि भाई आपकी स्ट्रेटेजी बराबर से काम नहीं कर रही या डिजायर आउटपुट नहीं दे रही। सेकंड, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजी आर नॉट बीइंग अकम्प्लिश्ड। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है आपके स्ट्रेटेजी के वो अकम्प्लिश नहीं हो रहे। मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, कुछ चेंजेस आ गए एक्सटर्नल में, बहुत मेजर चेंजेस, ठीक है ना। जैसे कोविड वोविड आ गया, आपको स्ट्रेटेजी को ऑडिट कराना चाहिए ताकि आपको पता चलेगा आपको क्या क्या चेंजेस कर दें। और टॉप मैनेजमेंट का जो प्लान था कि टॉप मैनेजमेंट का प्लान है कि फाइन ट्यून एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी एंड इंट्रोड्यूस न्यू स्ट्रेटेजी, मतलब जो आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी है उसकी जगह न्यू स्ट्रेटेजी है, ऐसा टॉप मैनेजमेंट का विचार है। तो लाइन वाला ये स्ट्रेटेजी ऑडिट करके पता चलता। एंड टू इंश्योर दैट द स्ट्रेटेजी दैट हैज वर्कड इन पास्ट कंटिन्यूज टू बी इन ट्यून सब्सटेंशियल इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस, मतलब जो हमने पास्ट में स्ट्रेटेजी बनाई थी वो आगे भी चलेंगे, भले हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस आए तो भी। इसके लिए हम स्ट्रेटेजी ऑडिट कराते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है मेन। स्ट्रेटेजी ऑडिट इवेल्यूट थ्री बेसिक एक्टिविटी, स्ट्रेटेजी इवेल्यूट में तीन आती है। एग्जामिनिंग द अंडरलाइन द बेसिस फर्म स्ट्रेटेजी, आप पहले अंडरस्टैंड कर दो फर्म की स्ट्रेटेजी, उसके बाद में कंपेयर कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। हमने ये एक्सपेक्ट किया था, ये हमारा एक्चुअल है, और आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो कि आप लोग ये कर सके। यहाँ पे ऑडिट का पॉइंट ऑफ व्यू मत ले लेना कि ऑडिटर नहीं करता भी या वो तो मैनेजमेंट करता है, तो वो उसी तरह से बोल रहा है, ठीक है ना। बेसिक एक्टिविटीज ये होती है आपकी स्ट्रेटेजी ऑडिट में, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा है, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना कि ऑडिटर कैसे करेक्टिव एडजस्टमेंट लेगा, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है, ठीक है। बाद में हमारा नेक्स्ट आता है रिचार्ड रूम्बलेट क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो मैं आपको बताऊँ ना तो 4-5 अटेम्प्ट में आके गया, 4-5 अटेम्प्ट में, और ये इतना इंपॉर्टेंट ना, मतलब ओल्ड सिलेबस में बहुत क्वेश्चन पूछे इसने, और न्यू सिलेबस में भी आ गया, मतलब ऐसा नहीं कि न्यू सिलेबस में नहीं आ गया, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिचार्ड रूम्बलेट क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजी ऑडिट, सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटेजी शुड नॉट प्रेजेंट इनकंसिस्टेंट गोल्स एंड पॉलिसी। जो भी आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, ऑडिट के स्ट्रेटेजी ऑडिट के लिए रिचार्ड रूम्बलेट ने क्राइटेरिया दिया वो ही है, जो भी आप है ना गोल्स एंड पॉलिसीज बनाते हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए स्ट्रैटेजी के साथ में। हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है, मतलब क्या मतलब, या आपने समझ लो सोचा कि हमको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें हमको कर दे, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो और इनके दोनों के बीच में कुछ लाइनअप नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कुछ अलग है वो कुछ अलग है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इसलिए फिर वो है कंसिस्टेंसी। सेकेंड हमारा कंसोनेंस। कंसोनेंस रिफर्स टू द नीड फॉर स्ट्रेटेजीज टू एग्जामिन सेट ऑफ ट्रेंड एज वेल एज इंडिविजुअल ट्रेंड इन ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी। वो ट्रेंड को ऑर्गेनाइज करता है कंसोनेंस। और नेक्स्ट आता है हमारा फिजिबिलिटी। अ स्ट्रेटेजी मस्ट नेदर ओवर टैक्स अवेलेबल रिसोर्स नॉट क्रिएट अनसॉल्वेबल सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। नेदर ओवर टैक्स नहीं चाहिए, अनसॉल्वेबल नहीं चाहिए, फिजिबिलिटी। अगर एडवांटेज लिखने 3 एरियाज में आपको रिसोर्स, स्किल और पोजीशन, आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं, रिसोर्स, स्किल और पोजीशन। अब आपको जो रिचार्ड रूम्बलेट क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेटेजिक ऑडिट है, इसमें मैंने जो भी अंडरलाइन कराए हैं 2-3-4-5 वर्ड, वो उतने आपको एज इट इज लर्न करना है। बाकी आप उसके हर एक के नीचे आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स दिए ना, वो आप पढ़ लूँगे एक बार, आपको याद आ जाएगा। ये आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये अगर आप नहीं पढ़ते तो आपको मुश्किल आएंगे। बाद में नेक्स्ट हमारा आता है रीजन वाई स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन इज मोर डिफिकल्ट इन टुडे इंक्लूड द फॉलोइंग ट्रेंड्स। अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीज इन रीजंस क्या है वाई स्ट्रेटेजी इवोल्यूशन मोर डिफिकल्ट क्यों है टुडे के वर्ल्ड में। सबसे पहले ड्रामेटिकल इंक्रीज इन इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, इन्वायरमेंट का कॉम्प्लेक्सिटी में ड्रामेटिक, जब जैसे अब हमने थोड़े दिन पहले देखा कोविड वोविड आ गया था, मतलब अभी भी चल ही रहा है बट उसके मतलब अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो कोविड वोविड आ गया था। नेक्स्ट हमने इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर विथ एक्यूरेसी, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल इन द इन्वायरमेंट, रैपिड रेट ऑफ ऑब्सोलेंस ऑफ even the best plan, increasing number of both domestic and world even affecting organization, decreasing time span of which planning can be done in any way degree। ये सब पॉइंट्स है, एक बार रीडिंग भी मार लूँगे समझ जाएगा। रीजंस भी आते हैं इंडिविजुअली, क्वेश्चन आता है नीड प्लस रीजंस, ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, इंडिविजुअली नहीं पूछते इतना रीजंस का क्वेश्चन, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा। यू आर लकी वन, देन आई डोंट नो। नेक्स्ट देखते हैं
यू ऑल्दो आई मतलब मेरे को ही नहीं पता, किसी को भी नहीं पता अब क्या अब आएगा। तो नेक्स्ट हमारा था बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर। अब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, मैं आपको इसका एक मतलब बता देता हूँ सिंपली। अब जैसे रेलवे का एग्जांपल लेते हैं। रेलवे में पहले क्या होता कि आप कैश काउंटर पे जाते हैं तो वो कैश को कर रहे हैं कि हाँ भाई आप कैश काउंटर पे जाके टिकट्स लेते। तो उन्होंने है ना बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जब करते हैं तो हम रेडिकल चेंज करते हैं, बड़ा चेंज करते हैं, मतलब बहुत बड़ा चेंज। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बोले तो कि अगर एक आधा बंदा जाता है रेलवे के पास तो उन्होंने दो अभी रेलवे को कुछ चेंज करना, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि हमारे पास पहले 5 जो कैश काउंटर पे बैठे थे, मतलब 5 कैश काउंटर थे, 2 और ले आए। उन्होंने अभी पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, उन्होंने पूरा कंप्यूटराइज लिया है, उन्होंने पूरा कंप्यूटराइज लिया है। तो वो होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, पूरे तरह से रेडिकल चेंज। ठीक है, वही वहाँ पे गिवन है सब कुछ कि आपको रेडिकल चेंज क्या आता है। तो फॉलोइंग इंस्टेंसेस सर्व टू शो द कोर प्रोसेस नीड टू बी आइडेंटिफाई कैजुअली इन टर्म बियरिंग ऑन द फर्म कॉम्पिटिटिवनेस। फर्म की कॉम्पिटिटिवनेस पे जो भी हमारे आइडेंटिटी कैरिफाई इन द टर्म ऑफ फॉलोइंग बियरिंग। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कोर प्रोसेस। इन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री मार्केटिंग कोर प्रोसेस। कोर प्रोसेस क्या क्या होते हैं वो बता रहा है। In banking industry, the activity that help mobilize, develop, and generate fund for advanced customer is core process. In insurance, it is the actual word lead to the balance of the competitive premium of customer and profit after claim for company is a core business process. तो आपका जो कोई कोर बिजनेस प्रोसेस होता है ना उसको आप चेंज कर रहे हो, मतलब उसको आप रीडिज़ाइन कर रहे हो। चेंज नहीं करना गलत हो जाएगा, रीडिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, वही वहाँ पे गिवन है कि कोर प्रोसेस क्या होती हैं, किस किस सेक्टर के लिए वो उन्होंने बताया है एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग आप ब्रीफली आउटलाइन एज फॉलो। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को ब्रीफली इन्होंने ऐसे आउटलाइन करा है। ये भी क्वेश्चन मोस्टली आता नहीं एग्जाम में, बता देता हूँ मैं आपको, मतलब आपको भी थोड़ा मतलब आ जाए तो लिख के आओ। ठीक है ना। द ऑपरेशनल एक्सेलेंस ऑफ द कंपनी अभी तक नहीं आया, मतलब आगे आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता, फिर आप बोलोगे कि एग्जाम देने के बाद भैया ये क्वेश्चन आया था आपने बताया था ये नहीं आएगा, पर आ गया वो। द ऑपरेशनल एक्सेलेंस ऑफ द कंपनी इज अ मेजर बेसिस फॉर इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड लेवरिंग its operational excellence in market with the customer focus organization need to be recognized in the term of process। समझाऊंगा ऐसे मत टेंशन लो। Process need to be managed not only in component for considering totally new way of redesigning process, each and every concept assumption purpose and principle need to be abandoned temporary। मतलब क्या बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वही बता रहा है कि आपको ऑपरेशनल एक्सेलेंस होना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो होती है आपका, ठीक है, उसमें आपको कंपनी शुड ओरिएंटेड टुवर्ड लिवरिंग, मतलब आपको ऑपरेशनल एक्सेलेंस के लिए आपने करना चाहिए, कस्टमर फोकस ऑर्गेनाइजेशन को है ना प्रोसेस ओरिएंटेड चीज़ के लिए करना चाहिए। प्रोसेस नीड टू बी मैनेज नॉट ओनली इन कंपोनेंट, प्रोसेस को अलग में भी मैनेज करना चाहिए। वो सब चीज़ें गिवन है। बाद में आता है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ बीपीआर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इसको शायद से नहीं किया है, तो एक मिनट जस्ट कर दे। तो ये एंटरटेन कर दिया, मैं बताता हूँ आपको। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग बीपीआर रेफर्स टू द एनालिसिस एंड रीडिजाइनिंग ऑफ द वर्क फ्लो एंड प्रोसेसेस बोथ विद इन एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है कि आप रीडिजाइन करते हो वर्क फ्लो को। रेलवे का एग्जांपल याद रखो, आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर एग्जाम में आपको रेलवे का एग्जांपल याद आने को छूना, और आपको उसी तरह से आप लिख सा पाओगे एग्जाम में। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ रीडिजाइन इफेक्ट इफोर्ट in is radical. It is a totally deconstruction and rethinking of business process in its entirely हमने कैश काउंटर की जगह पूरी तरह से वो सिस्टम ले आया, अनकंस्ट्रेंड बाय एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। उसे है रीडिजाइन बिगिंस विद फंडामेंटल रीथिंकिंग। यहाँ पे फंडामेंटल रीथिंकिंग होती है, फंडामेंट एलिमेंट्स बोल रहा है, एलिमेंट्स ऑफ बीपीआर एज फॉलो। ये भी एग्जाम अभी तक तो नहीं आया, आगे का पता नहीं। री इंजीनियरिंग बिगिंस विद द फंडामेंटल रीथिंकिंग। फंडामेंटल बोले तो आपका कुछ तो भी फ्रॉम योर, मतलब आपके एकदम बेसिस से आपका चेंज कर रहा है वो, फंडामेंटल रीथिंकिंग बोलते हैं उसको। इन इन्वॉल्व्स रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ प्रोसेस। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हो आपकी, भाई है ना 2-3 लोग बढ़ा दिए, या फैक्ट्री में पहले प्रोडक्ट्स जो आते वो अलग तरीके से आते तो उसको मैं एक आधा ट्रक बढ़ा दिया, उसको टोटली आपने चेंज कर दिया, वो रीडिजाइनिंग होगा, कंप्लीटली रेडिकल रीडिजाइनिंग हो गया।
और रीडिजाइनिंग एम टू अचीव अ ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होता है, छोटा मोटा इंप्रूवमेंट होता है, पूरी तरह से इंप्रूवमेंट हो जाता है, आरे आप पार ऐसा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द जेनेरिक बिजनेस प्रोसेस ऑफ firms need to redesign may be classified into three broad categories: process pertaining to development and delivering of the product or services, processing involve interface with customer, and processing comprise management activities। ये तीन प्रोसेस आपको करनी पड़ती है कि इंटरफेस विद कस्टमर में आता है, मैनेजमेंट एक्टिविटी आता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज आपकी आती है। नेक्स्ट आता है हमारा रैशनली ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब रैशनली ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग देखा था हमने। इम्प्लीमेंटेशन बीपीआर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बीपीआर को हम जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा स्टेप्स इन बीपीआर एज फॉलो, ये चीज़ को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आगे ना। स्टेप्स इन बीपीआर एज फॉलो, स्टेप्स क्या क्या है हमारे बिजनेस प्रोसेस, हमको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना है, स्टेप्स क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है। देखो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मोस्टली क्वेश्चन यही आता है। ठीक है, नेक्स्ट एकदम डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, हमको सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर देगा, हमको क्यों करना है। सबसे पहले हमारा डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव करता है कि हमको क्या करना है, क्यों करना है। आइडेंटिफाई कस्टमर एंड डिटरमाइन देयर नीड, अब कस्टमर की नीड क्या है, सबसे पहले हमारे कस्टमर को आइडेंटिफाई, उनकी नीड क्या है। अब कस्टमर चाहता है कि नहीं यार हमारे को, अब जैसे रेलवे का एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि उनको फास्ट में होगा, तो उनकी नीड है वो फास्ट में होना चाहिए। थर्ड क्या है, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, हमको एग्जिस्टिंग प्रोसेस का स्टडी करना है। फॉर्मुलेट है रीडिजाइन प्रोसेस प्लान, आप फॉर्मुलेट करो रीडिजाइन प्रोसेस को, ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली कर दिया फॉर्म करो कि हाँ भाई मैं, अगर समझ लो जैसे रेलवे में अगर हम कंप्यूटराइज लाएंगे तो हमको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमने वो फॉर्मुलेट किया, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कि हाँ भैया हमने ले आए पूरे कंप्यूटर। ठीक है, वो हो गया आपका। उसके बाद में हमारा आता है ग्लोबलाइजिंग एंड कॉम्पिटिटिव सेल फॉर बेटर मैनेजमेंट, फास्टर रिस्पॉन्स चेंज एंड अफेयरिंग। हमारा आईटी कैसे काम आता है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में, आईटी के इम्पैक्ट ऑफ आईटी सिस्टम आइडेंटिफाई, कंपेरिजन ऑफ टाइम, टाइम कम हो जाता है। ओवरकमिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ जोग्राफी और डिस्टेंस, जोग्राफी और डिस्टेंस के जो हमारे ये होता है बैरियर, वो उससे ओवरकम हो जाते हैं। जैसे कि अब इंटरनेट आ गया, वो ओवरकम हो ही गया। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप के रिस्ट्रक्चरिंग होता है, रिलेशनशिप में क्लाइंट और इसका दूसरा रिलेशनशिप मत समझ लेना यहाँ पे वापस से। आईटी इनिशिएट दस प्रोवाइड बिजनेस वैल्यू इन थ्री डिस्टिंग एरिया, तीन डिस्टिंग एरिया में आईटी है ना बिजनेसेस को फायदा पहुंचाता है। इफिशियंसी बाय वे ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस बाय वे ऑफ बेटर मैनेजमेंट, और इनोवेशन बाय वे ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये आपको एमसीक्यू की तरह से याद रखना है, एग्जाम में भी आपको इफिशियंसी इफेक्टिवनेस इनोवेशन याद रखना है। इफेक्टिव इफिशियंसी बोले तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस बोले तो बेटर मैनेजमेंट, और इनोवेशन बोले तो बाय मैनेजमेंट इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद में सेंटर थ्रस्ट ऑफ बीपीआर, सेंटर थ्रस्ट ऑफ बीपीआर में एक चीज याद रखना कि ये आपका साइकिल टाइम को कम करता है। कस्टमर साइकिल टाइम जो होती है ना बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, उसको कम करता है कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर है ना प्रोसेस को ही कम कर रहा है, वो पूरी साइकिल टाइम को कम करता है। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल दैट डिफरेंस री इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी अदर ड्राइव इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी में समराइज फॉलो। ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा लेता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हमारा बिजनेस प्रोसेस इंजीनियर और दूसरे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है वो बता रहा है। एट द कोर, ये ठीक है यार मैं नहीं पढ़ा रहा है, देख लेना आपने एक बार पढ़ भी लिया तो, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यार आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले 5 मार्क्स का आपका आता है नॉर्मल केस बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद में आपको है ना टोटली आपका एक क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है उस। तो हम लोग देख रहे थे अब प्रॉब्लम्स इन बीपीआर बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम क्या आती है। सबसे पहले देखते हैं रीइंजीनियरिंग इज मेजर रेडिकल इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस प्रोसेस। ठीक है, वो रेडिकल इम्प्रूवमेंट होता है। ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनी आर एबल टू हैव इनफ करेज फॉर हैविंग अ बीपीआर। क्योंकि देखो यार ऐसा है कि अब बीपीआर अगर आपका गलत हो जाता है, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियर आपने अगर गलत सिलेक्ट की होती है, तो आपका आगे बिजनेस पूरी तरह से गलत चला जाता है। आपका पूरी तरह से क्योंकि डिस्टर्ब हो जाता है एग्जिस्टिंग हायरार्की, और आप पूरी तरह से मतलब गलत हो जाता है वो। इसलिए आपका बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियर है जो कुछ लिमिटेड कंपनी ही करती है, सभी कंपनीज करने का उतना करेज नहीं रखती है, क्योंकि किया और गलत हो गया तो टोटली थोड़े बहुत चेंजेस लाओ ठीक है, एकदम से चेंज कर दूंगे और गलत निकल गया तो फिर इतना मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ है ना कैपिटल इन्वॉल्व रहता है ना उसमें। Re-engineering involves time and experience. At least in short run, that many companies are reluctant to go through the exercise.
री इंजीनियरिंग में होता है ना, वो टाइम और एक्सपेंडिचर मांगता है, टाइम भी लगता है और एक्सपेंडिचर भी जाते हैं, ठीक है। और वो शॉर्ट टर्म में करना परफॉर्मेंस मैन नहीं है, मतलब कुछ कंपनी नहीं है ये अभी बिजनेस में, उसको लगता है ये चेंजेस करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता वो चीज़ का। पर अगर वो कर देते हैं और बाद में वो चीज़ गलत निकलती है तो उनको लॉस हो सकता है ना, तो वही चीज़ वो बोलना चाहता है। नेक्स्ट है सेटिंग ऑफ टारगेट इज ट्रिकी एंड डिफिकल्ट। अब आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हो एक एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाने के लिए, पर बात ऐसी है कि अगर आप वो प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाते हो और अगर वो दूसरी प्रोसेस जो आप सोच रहे हो वो किस तरह से हो, वो आइडेंटिफाई करना आगे जाके आपको कितना बेनिफिट पाएगी वो चीज़, वो आइडेंटिफाई करना वो ट्रिकी और डिफिकल्ट है। आप सोचते हो कि भैया 10,000 कस्टमर मेरे बढ़ जाएंगे इस चीज़ से, लेकिन वो कस्टमर अगर नहीं बढ़े तो भी इशू है। और डिफिकल्ट है वो एस्टिमेट करना कि 10,000 ही बढ़ेंगे, 12,000 ही बढ़ेंगे कस्टमर, कितने कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो एक ट्रिकी और डिफिकल्ट चीज़ है कि आपको कैसे करना। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग वही इशू है। नेक्स्ट है हमारा बेंचमार्किंग का कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट है आपके चैप्टर का। बेंचमार्किंग मतलब क्या, कि आपके सपोज एक इंडस्ट्री में, आप क्लोथ्स की इंडस्ट्री में हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लोथ्स की इंडस्ट्री में हम, तो क्लोथ्स की इंडस्ट्री में सबसे ऊपर कौन है। फॉर एग्जांपल क्लोथ्स की कंपनी में एक है XYZ लिमिटेड, एक है ABC लिमिटेड। XYZ लिमिटेड अभी समझ लो 3-4 साल से बिजनेस कर रही है, ABC लिमिटेड पिछले 10-15 साल हो गए। ABC लिमिटेड मार्केट लीडर है, उनको कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है, वो काफ़ी अच्छे हैं उस बिजनेस में, काफ़ी उनका नाम है, काफ़ी उनका गुडविल है, उनका काफ़ी बिजनेस फैला हुआ है। तो जो XYZ लिमिटेड है, ये तो भैया अभी 3-4 साल हुए हैं, इनका ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं है एकदम, पर ठीक ठाक बिजनेस चल रहा है और चल रहा है। इनको अगर है ना ABC लिमिटेड जैसा बनना है तो कैसे क्या करें। तो ABC लिमिटेड को एक बेंचमार्क मानेंगे, ये मानेंगे कि हाँ भैया इसके जैसा बनना है, और उसके तरफ से फिर आप एक प्रोसेस करोगे जिसको बोलते हैं बेंचमार्किंग। कि आप किसी एक जैसे XYZ कंपनी ने ABC कंपनी को माना, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे है ना मानती है कि हाँ भाई ये बेंचमार्क है, जैसे रिलायंस बेंचमार्क है, टाटा बेंचमार्क है, विप्रो बेंचमार्क है। तो ऐसे बेंचमार्क मानते हैं और उस कंपनी के टूवर्ड्स ये लोग काम करते हैं, फिर कैसे ऐसे अपने को धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ते हूँ। क्या होता है वो देखते हैं हालांकि अभी नीचे। अब बेंचमार्किंग रखते, जैसे मैंने बोला कि ये कंपनी का वो दो कंपनी के साथ में कंपैरिजन किया, तो बेंचमार्किंग किस किस जगह में आप कर सकते हो। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑपरेशन में, कि हाँ भाई इनका मेंटेनेंस ऑपरेशन अच्छा है, अपने को भी अच्छा करना है इन कंपनी के। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी कम है, अपनी ज़्यादा है, उनको बेंचमार्क मान के अपनी भी कम करनी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट उनका ज़्यादा डेवलप है। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में वो, अरे एक्चुअल कंपनी का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत अच्छा है, अपना इतना अच्छा नहीं, अपने को उनके तरह लाना है। कस्टमर सर्विस उनकी काफ़ी अच्छी है। प्लांट यूटिलाइजेशन लेवल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इन चीज़ों में अपन बेंचमार्किंग कर सकते हैं। अब बेंचमार्किंग में स्टेप्स कौन से होते हैं, बेंचमार्किंग करनी है भैया, ठीक है, समझिए बेंचमार्किंग क्या होता है। किसी कंपनी को या किसी चीज़ को आइडियल मानना और वो चीज़ के टूवर्ड्स में अपन ने वो चीज़ करना, ताकि अपने भी वो कॉस्ट कमा जाए, अपने को भी वो चीज़ में फ़ायदा हो जाए। अब स्टेप्स क्या है बेंचमार्किंग में, सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड फॉर बेंचमार्किंग। सबसे पहले ज़रूरत क्या है बेंचमार्किंग वो समझो। अब मेरे को है ना कॉस्ट कम करनी है, मेरी ज़रूरत है, समझ गया, फिर वही चीज़ है ना आपको। उसके बाद में आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना कि फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फ़िलहाल मेरी प्रोसेस कैसे चल रही है, फ़िलहाल में पहले ये मटेरियल आता है, बाद में ये होता है, बाद में वो होता है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस को है ना, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को समझो। उसके बाद में बेस्ट प्रोसेसर्स को समझो, कि अब जैसे इनका बेस्ट प्रोसेस है ABC लिमिटेड का, लेकिन ABC लिमिटेड प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, वो सीधा जैसे माल आता है, मतलब प्रोडक्ट जैसे भी आपका रॉ मटेरियल आता है, तो वो रॉ मटेरियल सीधा वो एक मशीन में डालते हैं, यहाँ से मशीन में डाला, वहाँ से निकल गया। हम लोग उस पर 10 लेबर लगा रहे हैं, 10 मशीन लगा रहे हो। आइडेंटिफाई बेस्ट प्रोसेस, कंपेयर ओन प्रोसेस परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर। हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस और उनके कंपनी के परफॉर्मेंस को हमने कंपेयर किया कि भैया हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसा है, उनकी कंपनी का परफॉर्मेंस वैसा है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रिपेयर रिपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन द स्टेप नेसेसरी टू क्लोज द गैप। आप रिपोर्ट प्रिपेयर करो और ऐसे स्टेप्स इंप्लीमेंट करो कि आपके दोनों के प्रोसेस में या दोनों के इसमें जो भी गैप्स होगा वो गैप कम हो जाए, और उसको टाइम टू टाइम पे इवेल्युएट करो कि इसको ऐसे अभी क्या करना चाहिए हमें नेक्स्ट इंप्रूवमेंट। जब आपकी प्रोसेस और उनकी प्रोसेस सेम लेवल पे आ जाए, आपको भी उतनी कॉस्ट बढ़े, उनकी भी उतनी कॉस्ट बढ़े, सबको मतलब सेम कॉस्ट बढ़ रही है, आप नेक्स्ट बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हो, या तो फिर आप इंडस्ट्री लीडर हो, आपको कोई बेंचमार्क मानेगा, ठीक है। ये आपके स्टेप्स हो गए बेंचमार्किंग में। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। डेफिनेटली देखो यार, काफ़ी कम टाइम में मैं करा रहा हूँ, तो आपको मोस्टली मतलब हो भी सकता है ऐसा कि आपको है ना पूरे कंसेप्ट क्लियर ना हुए हो,
आपको नहीं हुआ वो, पर एक चीज़ याद रखो यार, वर्ड टू वर्ड आप रट नहीं सकते एग्जाम में। सेकंड थिंग, वर्ड टू वर्ड आप एग्जाम में लिख नहीं सकते। आपको मेन ये पॉइंट्स, अब जैसे बेंचमार्किंग के स्टेप्स इन बेंचमार्किंग क्वेश्चन आया तो आपको ये पॉइंट्स आने होना पूरे, इसके अंदर क्या क्या लिखना है वो आपका तब है ना, मतलब आपको याद आने को ना कि ये चीज़ इसमें लिखनी पड़ती वो उतना ही मेन है। इस चीज़ को अंडरलाइन करके आओ, पहले बेंचमार्किंग क्या होता है वो लिखो और उसके बाद में वो ये सब चीज़ें लिखो। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द वीडियो। और है ना, देखता हूँ अब जितनी जल्दी वीडियोस अपलोड हो पाती है मेरे से, जितनी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकता हूँ उतनी अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जनरली काफ़ी लेट हो गया आपका ये वीडियोस आने में, पर अभी लेट नहीं होगा, गारंटी मेरी, ठीक है। चलो मिलते हैं। विश यू ऑल हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं करना कि ऐसे नहीं पढ़ रहे यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आपको सभी सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में आपको एक्यूरेसी लानी है, आपकी मेंटेनेंस रखना है, ठीक है। कुछ डाउट वगैरह आता है तो आप पूछ सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में, कोई इशू नहीं है, ठीक है।